हेलो एवरीवन, मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो है आपका झारखंड यानी जैक बोर्ड से 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी का मॉडल सेट फर्स्ट यानी पहला का हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उसका आंसर जानने वाले हैं। जो मॉडल सेट 1 जो है 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी यानी अकाउंट का मॉडल सेट 1 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका दिया हुआ है ये इसमें है क्या, यहाँ पे देखिए 2021-22 दिया हुआ है। तो इसमें मेरा जो है वो टोटल 40 मार्क्स का है। ठीक है, ये सेट नंबर 1 दिया हुआ है, ये टोटल 40 मार्क्स का है और टोटल जो मेरा समय रहेगा वो 1.5 घंटे का है। विषय तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेखाशास्त्र यानी अकाउंट है और ये है आपका 11th यानी आईकॉम के 11th यानी 11th के फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म आपका लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म का सेट नंबर 1 के अकाउंट पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसको समझने वाले, जानने वाले हैं उसके आंसर। तो यहाँ पे टोटल है क्या आपका, यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने से पहले आप पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य निर्देश। ठीक है, सामान्य निर्देश में दिया हुआ है क्या, आगे देखते हैं थोड़ा सा। दिया हुआ सभी कहता है इट इज़ मैंडेटरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी सभी क्वेश्चन का जो आंसर करना है वो अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रश्न द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 यानी 40 क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि कहते ईच क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और उस 4 ऑप्शन से जो करेक्ट आंसर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कोई निगेटिव नंबर नहीं, यानी कोई गलत भी करते हैं तो उसका कोई निगेटिव नंबर यानी कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ने से आप लोग से एक निवेदन है कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि यह वीडियो आपको भविष्य में कोई और नया वीडियो आपके पास पहुंचने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको यदि मैं कोई वैसा वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि कौटिल्य रोट ए बुक 1। तो कौटिल्य का फेमस है वो अर्थशास्त्र लिखे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो कौटिल्य है उसमें अर्थशास्त्र लिखे, देखते हैं बी ऑप्शन, यानी इसमें बी ऑप्शन होगा। कौटिल्य रोट ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स उसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या आपका, कहता है अकाउंटिंग बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट, यानी जो लेखांकन है वो सतर्कता पूर्ण एवं कुशल दिया हुआ यानी खाली स्थान है पर आधारित होता है। तो जो ये आधारित होता है वो होता है पुस्तक प्रणाली यानी बुक कीपिंग सिस्टम, यानी जो हम लोग बुक कीपिंग सिस्टम जो हम लोग जर्नल लेजर पढ़ते हैं वो है बुक कीपिंग सिस्टम पर आधारित होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 का ये। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 3 में दिया हुआ है, जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। 3 में द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक कॉल्ड, यानी पुस्तकों के एक सेट में सभी व्यावसायिक लेन देन को व्यावसायिक तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को कहा जाता है।
यानी जो हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, जो हम लोग डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, वो रिकॉर्ड कहाँ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं, सॉरी, उसी को कहते हैं हम लोग लेखांकन, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्या? कहता है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज, यानी पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य इसका होता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग फॉर ट्रांजैक्शन, यानी जो लेन देन होता है, यानी जो हम लोग लेन देन करते हैं डे बाय डे, उसका जो लेन देन हो वो कंप्लीट हो, पूर्ण हो, यानी कहीं अधूरा नहीं, कुछ छूट नहीं जाए, कोई गलती नहीं हो जाए, तो वो होता है आपका यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग जो लेखांकन है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इसका है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी जो व्यावसायिक व्यवहार होता है, यानी जो परचेज सेल होता है, उसका क्या होता है? रिकॉर्ड रखना, और उसको क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्लासिक वर्गीकरण करना, उसको बांटना कि कौन विभाग का है सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है ट्रेडिशनली अकाउंट आर ट्रेडिशनल अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, यानी परंपरागत खाता कितने प्रकार के होते हैं? तो ये परंपरागत जो खाते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये एन है। ठीक है, यानी पर्सनल व्यक्तिगत खाता, रियल खाता और नाम मात्र का खाता। तो ये आपका, ठीक है, तो इस यहाँ पे आपका 3 तरह का अकाउंट होता है। यहाँ पे ट्रेडिशनली अकाउंट जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल बैलेंस शीट का चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट का यहाँ टोटल चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। कहता है क्या? व्हेन इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर होता है एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज या एसेट्स बराबर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कहीं है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो इसका मतलब ये पे यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब कहता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5000 पेड इज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस इज एन, लिखा हुआ है, यानी कार्यालय भवन के लिए किराए के रूप में 5001 क्या होगा? यानी यहाँ पे 5000 खाली खाली बाद डॉट है तो क्या होगा? यानी दिया हुआ इवेंट ट्रांजैक्शन, और दिया हुआ बोथ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन दोनों, और कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होता है ट्रांजैक्शन, चूँकि हम रेंट दे रहे हैं ऑफिस के लिए, बिजनेस ऑफिस के लिए, और रेंट दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो जाएगा, यानी लेन देन हुआ, यानी हम रेंट पर उसके बदले में हम उसको क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। कहता है 9 में हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन ए लेजर इन वन साइड, यानी लेजर जब हम लोग बनाते हैं तो एक साइड में कितने कॉलम होते हैं? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल जो होता है 4 कॉलम होता है। यानी जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग लेज़र बनाते हैं, एक सेकेंड, जब हम लोग लेज़र बनाते हैं तो 2 पार्ट में बांटते हैं, तो 4 इधर हो जाता है, यानी ये डेबिट साइड हो जाता है और ये क्रेडिट साइड हो जाता है। तो डेबिट एक साइड, कोई भी साइड, तो सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, ठीक है, फिर होता है पार्टिकुलर का, फिर होता है जर्नल फोलियो का, यानी JF हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद होता है आपका अमाउंट का, यानी एक साइड में डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट का कॉलम होता है, क्रेडिट साइड भी वही चीज़ होगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें हो जाएगा मेरा 9 का ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कुछ गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है क्या, बुक कीपिंग इज ए मेनली कंसर्न विथ। तो बुक कीपिंग कंसर्न जो है हम लोग का, कहता है कि विथ किसके साथ होता है, तो यहाँ पर होगा आपका 10 का हो जाएगा आपका सी, यानी कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा, यानी वित्तीय समंकों के अभिलेखन से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होता है वो पर्सनल अकाउंट से डिनोट होता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा एक्सपेंसेस है तो चला जाएगा व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। कहता है लेखांकन की भाषा है। तो लेखांकन की भाषा क्या है, कहता है लेखांकन की भाषा क्या है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी, ट्रांजैक्शन, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से है क्या, कहता है लेखांकन की जो भाषा है वो कुछ भाषा होता नहीं है लेखांकन का। ठीक है, वो कोई भी भाषा हो सकता है, लेखांकन कुछ निश्चित भाषा नहीं होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है क्या, कैश एट बैंक कम्स अंडर विच अकाउंट, यानी बैंक में जो मेरा नगद है किस खाते के अंतर्गत आता है। तो बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट में भी आता है, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट जाएगा, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है इसलिए व्यक्तिगत खाता में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहता है क्या, पुस्तपालन के जन्मदाता कौन थे, यानी द फादर ऑफ बुक कीपिंग। तो द फादर ऑफ बुक कीपिंग जो है उसका कौन है, तो ये है आपका लुकास पिसियालो, लुकास पेसियोली दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कहता है क्या, वेन वाज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गोट पब्लिश्ड। तो जो पहला पब्लिश हुआ था इस पर वो आपका हुआ था ये सी हो जाएगा यहाँ पे 1490 में हुआ था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स इंक्लूड। तो फिक्स एसेट्स में होता है क्या, फिक्स अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्ति में कहता है क्लोजिंग स्टॉक है, करंट एसेट्स, फर्नीचर। तो ये मेरा फिक्स एसेट्स हो जाएगा यहाँ पे फर्नीचर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कहता है द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर फंड इज नॉन एज, यानी स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो संस्था के दायित्वों को कहा जाता है लायबिलिटीज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ट्रांजैक्शन मीन्स, यानी लेन देन का क्या अर्थ है। तो लेन देन का यहाँ पे क्या अर्थ है, यहाँ पे कहता है हो जाएगा बी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन आइटम्स ऑफ मनी, यानी माल और सेवाओं का मुद्रा में विनिमय। तो ये आपका यानी वहाँ पे पैसा जिसमें ट्रांजैक्शन होता है, यानी माल या सेवा जब हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसमें मुद्रा का लेन देन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है ऑल दोज टू होम बिजनेस ऑन्स मनी आर कॉल्ड, यानी उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कहने मतलब है कि कहता है उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है, यानी बिजनेसमैन जो है उसका पैसा धरता है यानी उसको देना होता है, तो उसको कहा जाता है क्रेडिटर्स, यानी लेनदार, यानी वो मेरे लिए लेनदार हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है
उसमें पैसा दे रहे हैं तो मेरा लेनदार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है क्या, अनदर टर्म्स यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस इज, यानी क्या है, व्यवसाय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है, व्यय के लिए, यानी जो हम लोग खर्च करते हैं उसके लिए दूसरा अन्य शब्द क्या है, यानी कहता है एक्सपायर्ड कॉस्ट होता है, समाप्त लागत। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का ये। नेक्स्ट है, कहते द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बेस्ड वन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड, यानी द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यवसाय लेन देन के करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो ये होना चाहिए दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में होता है एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक चीज़ डेबिट करते हैं और दूसरा चीज़ क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या हो गया, डबल एंट्री सिस्टम। जैसे होता है परचेज बाय कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये डेबिट और क्रेडिट हो गया मेरा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, कहता है क्या, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी माल जब हम उधार खरीदते हैं तो हम उसका एंट्री क्या करते हैं। तो कहता है क्या क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, तो किस में रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, तो रिकॉर्ड इसमें रखते हैं परचेज बुक में, यानी उधार खरीद रहे हैं तो हम लोग सब्सिडी ऑफ जनरल में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग इसको रखते हैं हम लोग परचेज बुक्स में, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। तो ये आधारित होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पार्टी कैपेबिलिटी यानी व्यवहारिकता पर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कहते हैं विच कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सपायर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलिखित किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका मेजर ऑफ या मनी मेजरमेंट, यानी मुद्रा के रूप में उसको माप होना चाहिए। ठीक है, कि जिसे लेखा पुस्तकों में हम लोग जो पोस्टिंग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा में मापते हैं कि कितना का खरीदें कितना का बेचें। ठीक है, आगे चलते हैं, कहता है बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू, यानी जो ड्राइंग्स का बैलेंस होता है, यानी जब ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो जो ड्राइंग्स का बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है आपका कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्या, अकाउंटिंग टू विच कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी अदत्त व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है। तो यह होता है एक्रूअल कंसेप्ट, यानी उपार्जन, यानी आउटस्टैंडिंग, यानी वो क्या हुआ कि हम उससे काम ले लिए लेकिन उसको हम पेमेंट नहीं किए, तो एक्रूड भी होता है या एक्रूअल कंसेप्ट होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ, यानी डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के आयोजन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है। तो ये होता है क्या, कन्वर्जन कंसेप्ट, यानी रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा, यानी पहले सतर्क हो जाता है कि हमको, चूँकि ये जो उधार बेचता है उसी पर बैड एंड डाउटफुल होता है, तो प्रयास करता है बिजनेसमैन की कम से कम बेचें हम उधार, तो ये हो जाता है रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कहते हैं एक्रूअल, यानी एक्रूड कंसेप्ट इज रिलेटेड टू, यानी जो उपार्जन की अवधारणा जो होती है वो किस पर आधारित होती है, यानी किससे संबंधित होती है, यानी उपार्जन की जो अवधारणा है वो किस वर्ड से, किस शब्द से संबंधित है। एक्रूअल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू, तो ये आपका हो जाएगा सी, मिलान अवधारणा, मैचिंग, यानी हमको मिलान। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कहता है
एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड इज, जो आयकर अधिनियम के अनुसार जो लेखांकन जो अवधि होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी हो जाना चाहिए 29 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर, जो किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एकरूपता, कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा कंसिस्टेंसी, एकरूपता। कहता है डबल एंट्री सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, यानी जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ है, यानी कहाँ से प्रचलित हुआ ये। तो इसको माना जाता है आपका, इसी यहाँ पे आना चाहिए इसको, डबल एंट्री सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था, तो इसको इटली से माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता हैं लुकास पेसियोली, वो इटली के रहने वाले थे, जो 1494 में दिए थे। तो इसका मतलब है कि जब वो इटली के रहने वाले थे तो उसका लेखांकन इटली से ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का आशय, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, यानी दोहरा लेखा प्रणाली का क्या तात्पर्य है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं, जो भी लेखांकन करते हैं वो 2 होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो कहता है क्या, 2 एंट्रीज इन 1 सेट ऑफ बुक्स, यानी जो बुक्स में कोई एक होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम में देता है, उसको हम लोग 2 एंट्री कहते हैं, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 32 है। तो 32 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका। कहता है क्या, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, यहाँ पे दिया हुआ है एंट्री इन 2 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, एंट्री इन 2 रियल अकाउंट्स, 2 एंट्रीज इन 1 सेट ऑफ बुक्स। कहता है एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ 1 ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक व्यवहार के 2 पक्षों की प्रविष्टि। ठीक है, ये सही होगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे साथ होता है, कोई देता है, जैसे हम लोग परचेज ऑफ गुड्स लिखते हैं तो एक सेंटेंस होता है, एक व्यवहार है, परचेज कर रहे हैं तो उसका 2 एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एक व्यवहार होता है उसका 2 लेखांकन होता है, तो यहाँ आपका डी हो गया। नेक्स्ट कहता है बैंक में, कहता है फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक डेबिट विल बी, यानी बैंक में हम नगद जमा करते हैं तो डेबिट क्या करते हैं, यानी किस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं, तो यहाँ पर आपका डेबिट में हो जाएगा बैंक अकाउंट। जबकि हम, यानी जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट पूछ रहा है तो बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है क्या, फीचर्स ऑफ सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स आर, यानी जो मूल प्रलेख होता है उसकी विशेषता क्या होती है। तो इसका विशेषता होता है एविडेंस दिया हुआ है, बेसिस ऑफ ऑडिट, डिटेल, डिस्क्रिप्शन। तो ये सभी होगा, यानी एविडेंस के लिए हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं, यानी जब हम ऑडिट करवाएंगे तो उसका बेस होता है, और यदि हम क्या कहता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब है ये सभी हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग। कहता है ये ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय, तो तलपट जो है 2 विधि से बनाते हैं हम लोग, एक होता है बैलेंस मेथड और दूसरा होता है टोटल मेथड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 मेथड में, यानी यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सी करेंगे। चलते हैं आगे। कहता है डॉट 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 इज सेंट टू ए कस्टमर व्हेन ही इज रिटर्न गुड्स, यानी एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस कर देता है। तो इसको, यानी एक ग्राहक को क्या भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है,
यानी कोई व्यक्ति को जब हम माल बेचेंगे तो निश्चित है कि वो वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या भेजते हैं, तो उसको हम लोग भेजते हैं क्रेडिट नोट, यानी जब बेचे होंगे उसको तो ये हो जाएगा क्रेडिट नोट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 37। कहते हैं द सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स या वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक इज। विक्रय बही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक क्या है, तो यहाँ होता है इनवॉइस सेंट। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका इनवॉइस सेंट। नेक्स्ट है, कहता है हु विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और इनमें से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण नहीं करता है, यानी द्विपक्षीय नहीं होता है, जैसे परचेज और क्रेडिट और डेबिट होता है ना, तो वही कह रहा है कि यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाए आपका, कहता है डिक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अदर, यानी एक संपत्ति में कमी दूसरे में कमी, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देता है क्या, एरर्स ऑफ कंपनसेशन इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित करती है, इनमें से कोई नहीं, यानी मुआवजे की त्रुटियां, यानी जो मुआवजा होता है उसका जो कोई कमी होता है, त्रुटि होता है, उस समझौते को प्रभावित करता है, तो कौन समझौते को करता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा ना, आर्थिक तलपट, आर्थिक चिट्ठा, तलपट, ऊपर के दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कहता है एन मशीन वाज परचेज फॉर 6,60,000, कैश वाज पेड 1,20,000 एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट ए विल वाज एक्सेप्टेड फॉर 60 days, फिक्स एसेस विल बी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एसेट्स को परचेज कर रहा है 6,60,000। ठीक है, और कहता है कि 1,20,000 निकल दिए, यानी 1,20,000 आपने उसको कैश दे दिया, तो बच रहा है, इस हिसाब से जो बच रहा है वो आपका बच रहा है कितना, तो ये बच रहा है आपका 5,40,000। लेकिन ये क्या क्या है, कहता है कि ये कहता है कि हम एसेट्स को कितना पर दिखाएंगे, अस्थायी संपत्ति जो होगा वो कितना का होगा, तो चूंकि हमने एसेट्स खरीदा है 6,60,000 का, तो टोटल एसेट्स मेरा 6,60,000 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 6,60,000, क्योंकि टोटल एसेट्स जो मेरा है वो 6,60,000 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।